सन 1947 में देश आजाद हुआ और उस समय आरक्षण की व्यवस्था रखी गई। क्यों व्यवस्था रखी गई? ताकि उनकी आर्थिक उन्नति हो, ठीक है ना, शैक्षणिक व्यवस्था उनकी सुधरे। आज भी 70 सालों के बाद वो व्यवस्था लगातार वहीं तक बनी हुई है। कुछ परिवार जरूर आरक्षण के नाम पर सांसद बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, उनका परिवार फलित हुआ और लगातार 40 वर्षों से वो सत्ता का सुख भोग रहा है और हम सिर्फ अपने समाज के नाम पर उनको वोट देते आ रहे हैं। हम सिर्फ वोट देने के लिए आरक्षण में तो नहीं आए थे। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र जनसुराज में हूँ। दरअसल ये सत्याग्रह आश्रम है जनसुराज का, जहाँ पर प्रशांत किशोर जी अस्थायी रूप से कुछ महीनों के लिए ही सही, लेकिन यहाँ पर एक आश्रम का स्वरूप दिया है और इस आश्रम में लगातार कुछ न कुछ यहाँ होते ही रह रहा है। अगर कहें तो लोगों को जागरूक करने की भरपूर कोशिश की जा रही है यहाँ पर कि भाई राज्य की जनता जिस तरह से मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, जिस तरह से राजनीति के पहले जो पुरोधा हैं बरगलाते रहे हैं आम जनता को, बिहार की जनता को, उस सच्चाई से रूबरू कराना प्रशांत किशोर अब प्रथम धर्म समझ रहे हैं। इसलिए गंगा के गोद में आके बैठ गए और यहीं पर आश्रम शुरू कर दिया। यहाँ आज कार्यक्रम के दौरान देखा जा सकता है कि ये प्रदेश कार्यवाहक कार्यक्रम आज चलाया जा रहा है। इसे जनसुराज अंबेडकर संवाद कार्यशाला से जोड़ा जा रहा है। कार्यशाला का नाम दिया गया है। दरअसल जब तिथि आएगी 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाएगी, उसके पहले जनसुराज के तरफ से कई ऐसे कार्यशाला जो हैं अलग अलग जो विचारधारा रखने वाले लोग हैं उनके लिए शुरू किए जा रहे हैं। कुछ बातें हैं, कुछ मुद्दे हैं, कुछ मसले हैं, इन सारे बातों को हम आज साझा करने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ कई नेता हैं स्टेज पर और एक एक करके हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जयप्रकाश चौधरी हैं यहाँ, इन्हीं से हम बात को आगे बढ़ाते हैं। जयप्रकाश जी, अंबेडकर जो है, बाबा साहब अंबेडकर को लेके करीब करीब जो पार्टियाँ हैं, अगर हम बिहार ही की बात करें तो अपने अपने स्तर से अपने विचारधारा पर इनके लिए सम्मान रखती है सभी पार्टियाँ। आप अभी कुछ देर पहले भाषण के दौरान आपने बहुत सारी ऐसी चर्चाएं की कि भाई दलितों के, वंचितों के, पिछड़ों के कई नेता उभरे बिहार में, लेकिन किसी ने उनके बारे में, उनके हित के बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा। नाम भी लिया आपने कईयों के। हम चाहते हैं कि इस तरह के विचारधारा बदलने के बाद, अब यहाँ आने के बाद अचानक से कौन सी तब्दीली आ गई उन नेताओं के कार्य प्रणाली में? देखिए, एक चीज़ समझिए मेरी बात को। जब से मैं राजनीति कर रहा हूँ, मैं युवा हूँ, नई जनरेशन की राजनीति कर रहा हूँ। प्रशांत भी नई जनरेशन की राजनीति को करने आए हैं, ठीक है। इससे पूर्व में जब देश आज़ाद हुआ उस समय हमारी पैदाइश भी नहीं हुई होगी, तो तब से लेके अब तक की जो स्थिति है सामान्य है। क्यों सामान्य है? जब सन 1947 में देश आज़ाद हुआ और उस समय आरक्षण की व्यवस्था रखी गई। क्यों व्यवस्था रखी गई? ताकि उनकी आर्थिक उन्नति हो, ठीक है ना, शैक्षणिक व्यवस्था उनकी सुधरे। आज भी 70 सालों के बाद वो व्यवस्था लगातार वहीं तक बनी हुई है। कुछ परिवार जरूर आरक्षण के नाम पर सांसद बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, उनका परिवार फलित हुआ और लगातार 40 वर्षों से वो सत्ता का सुख भोग रहा है और हम सिर्फ अपने समाज के नाम पर उनको वोट देते आ रहे हैं। हम सिर्फ वोट देने के लिए आरक्षण में तो नहीं आए थे। हमारा इसलिए संविधान में तो आरक्षण नहीं आया था ना कि सिर्फ हम वोट बैंक बने रह जाएं। एक समाज के नाते भी अगर मान लीजिए हमारे समाज से ही कोई लीडर, बड़े लीडर हों और लगातार हम सत्ता में उनको मौका दिया है, तो हमारे समाज का कितना प्रतिशत उन्होंने हित किया है? अभी जो इस वक्त भी बड़ी मंत्री हैं आपके समाज से, तो क्या आपके बारे में नहीं सोचते वो? देखिए, एक स्पष्ट मैं बता रहा हूँ, जितना 5 मुद्दे की बात अभी जो प्रशांत ने किया है, ठीक है ना, वो 5 मुद्दे की चर्चाएं क्यों हो रही हैं आज? क्योंकि समाज में जब प्रशांत पदयात्रा कर रहे हैं तो हर वर्ग के, गरीब, अमीर, अति पिछड़ा, महिला, दलित, मुसलमान, सब वर्ग में वो जाते हैं और सबकी वो व्यवस्था समझते हैं कि आखिर आपके बिहार में जीवन यापन के लिए क्या किन चीज़ों की आवश्यकता थी और किन किन चीज़ों पर सरकार ने काम किया है और कहाँ आप वंचित हैं। जहाँ वंचित है उन चीज़ों को वो मार्क करवाते हैं, ठीक है ना, उसकी सूचना तैयारी की जाती है। भाषण के दौरान आपने स्वर्गीय रामविलास पासवान का नाम लिया, चिराग पासवान का नाम लिया, जीतन राम मांझी का नाम लिया। क्या ये वाकई में दलितों के नेता नहीं है, पिछड़ों के नेता नहीं है? नहीं, दलितों के नेता, दलित समाज से दलित के नेता हैं ही, ठीक है ना, लेकिन उस समाज से उनको लाभ नहीं मिल पाया। जिस समाज से आप आ रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, उसके लिए चिंतन मनन नहीं है। आपको परिवार तक, सिर्फ आपके परिवार में साला, भाई,
ठीक है ना, चाचा, तमाम लोग मुख्यमंत्री बन जाए, मंत्री बन जाए, सांसद बन जाए, इसके लिए आरक्षण में आपको एक किसी, मैं मान लीजिए चौधरी समाज से हूँ, तो मेरा ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि मैं जिंदगी भर किसी एक व्यक्ति को लगातार वोट देता जाऊं, ठीक है ना, और उनके परिवार के लोग सांसद बनते जाएं, मंत्री बनते जाएं। मेरा मूल्य ये है कि मैं जब 2 साल या 2 टर्म या 3 टर्म अगर सांसद विधायक बन जाऊं, तो मौका किसी और को भी चुन जाना चाहिए इस समाज से। आरक्षण इसीलिए नहीं दिया गया था कि आप जब ऊंचे स्थान प्राप्त कर लेते हैं तो ये मौका फिर किसी और को मिलना चाहिए। चलिए, आप ही की बात मानते हैं कि किसी और को मौका मिलना चाहिए। चौधरी साहब, सबसे जो अहम बात है, तो ये लोग इतने बार जीतते कैसे हैं? कहीं ना कहीं इनके अंदर वो क्वालिटी है, तभी तो ये आपको भी मूर्ख बनाने में टाइम नहीं लगाते देखिए, और जीत जाते हैं। नहीं, कुछ नहीं है। देखिए, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि दलितों के पास जब 3 डिसमिल जमीन नहीं है तो राजनीतिक वजूद क्या होगी। अच्छा। सबसे बड़ा चीज है कि आज पूंजीवाद सबसे भावी है राजनीति में, और जिन दलों के पास पूंजी की व्यवस्था है वो संपन्न दलितों को अपने पॉकेट में ले आते हैं, कुछ सीट उनको आरक्षण के नाम पर मिल जाता है और वहां से जीत के राजनीति करते हैं। प्रशांत क्या कह रहे हैं कि हम जो आरक्षित सीट है उसके अलावे भी, जहां अभी कैमूर की उन्होंने चर्चा किया, जो हाँ चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, दलितों की 25% की आबादी है, क्यों नहीं दलित वहां से चुनाव लड़ेगा? जब उनकी आबादी है, उनका हक बनता है, तो क्यों नहीं लड़ेगा? प्रशांत तमाम जो अति पिछड़ा है, दलित है, अकलियत है, सबकी वो चर्चा कर रहे हैं कि आपकी जहां सीट होनी चाहिए, क्यों दबा के कोई रखेगा आपको? तो जातीय समीकरण भी हावी होता है, इसको मानते हैं आप चुनाव के दौरान? बिल्कुल, जातीय समीकरण तो बिहार में है ही, यूपी में है ही, ठीक है ना। इसको तोड़ के एक नई समीकरण को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। जनसुराज के माध्यम से आप इसको तोड़ना चाहते हैं, ठीक है ना। अब आप दलित, महादलित और अन्य अनुसूचित जाति, जनजाति में नहीं बंटने वाले। भैया, हम एक बात कह रहे हैं कि जब विदेशियों की जब चर्चा कर ले राजनीतिक का, तो 2 टर्म कोई सांसद बनता है या 2 टर्म कहीं का राष्ट्रपति बनता है, तो तीसरे टर्म में ये नहीं बनता है। ये व्यवस्था इस देश में क्यों नहीं लागू हो सकती है? हमारे दल में ये व्यवस्था है कि कोई लगातार सांसद, कोई लगातार मंत्री, कोई लगातार विधायक नहीं बनेगा, ठीक है ना। कभी ना कभी उनको ड्रॉप आउट होना ही होना है, तो पार्टी ड्रॉप आउट करेगी, ठीक है, ताकि दूसरों को भी मौका मिल सके। एक पार्टी में 40 साल से 50 साल से मंत्री बना हुआ है, आप नीतीश कुमार के कैबिनेट में ही देख लीजिए ना। आखिरी सवाल हम आपसे करेंगे, क्या आपको लगता है कि जिस विचारधारा को लेकर आप मंचासीन हुए या आवाज अब बुलंद करने जा रहे हैं 14 अप्रैल के पहले तक, ये विचारधारा इलेक्शन के टाइम तक, जब विधानसभा चुनाव की शुरुआत होगी, बिगुल फूकी जाएगी, रणभेरी बजेगी, उस समय तक ये विचारधारा जन जन तक पहुंचा देंगे, खास करके इस पूरे जो समूह है जिसकी आज चर्चा हुई, उन लोगों के मध्य में? देखिए, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं जंगल का, ठीक है। शेर शिकार करता है जानवरों का, लेकिन कभी कभी वो जानवरों का झुंड में आपस में ताकत बढ़ा के वो शेर का भी शिकार कर लेती है। तो ये दलित समाज जब जागरूक हो जाएगा, तो हमारे वोट बैंक से जो सत्ता का सुख भोग रहे हैं, हम उनको उस कुर्सी से उतार कर हम स्वयं उस कुर्सी पर जा सकते हैं। चलिए, यहाँ एक अनुभवी भी हैं, यहाँ कहाँ से हैं सर आप? समस्तीपुर से आए हैं। देखिए, उम्र दराज लग रहे हैं आप, अनुभव भी होगा राजनीति का, कई बड़े नेताओं को भी देखा है आपने, चाहे वो सवर्ण के नेता हो या दलितों के नेता हो। क्या लग रहा है, जिस तरह से ये जनसुराज जो आगे बढ़ रही है, जिस तरह से जन जन के कान तक ये बात पहुंचाने की प्रयास कर रही है, खास करके प्रशांत जी की बात करें तो लगता है कि फलीभूत होगा चुनाव के समय में? जो ये जो समीकरण है या हावी होना, जाति वाला जो समीकरण है, ये हावी नहीं होगा अब? बिल्कुल ही नहीं होगा। और यह प्रयोग अब 100% फलीभूत होगा इस अवधारणा के साथ हम लोग। और प्रशांत जी की जो परिकल्पना कार्य संस्कृति के आधार पे निहित हुआ है, यदि वास्तव में हम निष्ठापूर्वक इस काम को करके और समाज के आखिरी वंचित के व्यक्ति के दरवाजे तक अगर पहुंच गए, तो वह बादल छट जाएगा। वहाँ लोग प्रश्न नहीं करेंगे आप लोगों से कि भाई क्या कमी है, वर्तमान जो सरकार है वो हमारे लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कुछ लोग तो 5 किलो अनाज भी दे रहे हैं, कुछ लोग योजनाओं का एकदम तांता लगा दिए हैं, तो कमी तो गिनवाएंगे ना आप कि कहाँ क्या कमी है? अगर योजनाएं वो गिनवा दें और उस वास्तविक तथ्य को हम उसको अवगत करा दें, पटल पे, जैसा कि प्रशांत जी ने अभी खुले मन से कहा कि सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि अभी तक 40-48% अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग शिक्षित हो पाए हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि अभी तक मात्र
3 से 5% अनुसूचित वर्ग के लोग ही शिक्षित हो पाए हैं, यह बिल्कुल यथार्थ है। और ग्रामीण परिवेश को चूंकि नहीं जाना जा रहा है, ये विकास की झड़ी लगाने वाले जो लोग हैं वो वास्तविक तस्वीर दलितों का नहीं समझ पा रहे हैं। जिस रोज आम दलितों को यह बात वास्तविक तस्वीर समझ में आ जाएगा, उस दिन वह दलित कयामत करेगा। बहुत बड़ी बात, कयामत करेगा। जिस दिन ये बात समझ में आ जाती है दलितों को कि भाई हमारा यूज किया जा रहा है, और उसके बाद यूज करने के बाद सिर्फ एक ही व्यक्ति लगातार इस पूरे व्यवस्था का लाभ लेते नजर आ रहा है, तो निश्चित तौर पर वो व्यक्ति उस दिन कयामत तो ढाएगा। चलिए देखते हैं, जनसुराज में लगातार ये व्यवस्था चल रही है। एलसीटी घाट के ऊपर पास जो बना है आश्रम, वहां पर, और इसके माध्यम से बिहार की जनता यहाँ पहुंचेंगे। हर रोज नई बातें होंगी, हर रोज नई तथ्यों पर जानकारी मिलेगी लोगों को, और उसके बाद चुनाव के जो समय आते हैं, यानी जब कहा जाए कि बिगुल फूकी जाएगी, उस वक्त से लेकर चुनाव के वक्त तक जो परिदृश्य बदलेगा वो कैसा होगा, हमें उस वक्त का इंतजार लगा हुआ है। बने रहिए हमारे साथ, और शुक्रिया।